तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से कम आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग बहुपद समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें चर और अचर पद ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग समझ लेते हैं कि चर पद क्या है और अचर पद क्या है। ठीक है, तो इधर हेडिंग लगाएंगे हम लोग चर पद, यहाँ पर लिखेंगे चर पद और इधर समझ लेते हैं अचर पद। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बच्चों देखो, चर मतलब क्या होता है, जो चल रहा हो। चलने का मतलब है ये कि जिसका मान परिस्थितियों के आधार पर बदलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, चर पद कहलाता है। और जो अचर पद है, अचर मतलब कि जो नहीं चलता है। नहीं चलने का मतलब कि एक जगह स्थिर है, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जिसका मान परिवर्तित न हो परिस्थितियों के आधार पर, वो हमारा क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। जैसे एक एक करके एग्जाम्पल इनका समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहूं, जैसे कि जो अंग्रेजी के जो अल्फाबेट अक्षर हैं वे सभी हमारे क्या होते हैं, चर पद होते हैं। ठीक है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट डॉट करके ऐसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड तक। ये सभी हमारे क्या होते हैं, परिस्थितियों के आधार पर इनके मान क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, जब हम सवाल हल करते हैं तो कहीं पर x का मान 0 आता है, तो कहीं पर x का मान 1 आता है, तो कहीं पर x का मान 1.5 आता है, y का मान, ऐसे जो भी हम पद, जो चर पद मान करके हल करेंगे उसका मान क्या होता है, परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित होता है। तो इसलिए हमारा क्या होता है, चर पद होता है। लेकिन जो गिनती के अंक हैं, ठीक है, जो अंक हैं, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट और मान लीजिए जो और संख्याएं हैं, ये इनके मान क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 को हम 2 नहीं कह सकते। या अगर 2 है तो वो 2 ही रहेगा, उसको हम 3 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो अर्थात जो भी अंक ये होगा ये वही रहेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, यानी इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, अचर पद होगा। ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग समझते हैं बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। तो हेडिंग लगाएंगे बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे हो कि नाम से स्पष्ट है, क्या है, बहुपद। बहु मतलब होता है बहुत से, पद मतलब पद, यानी कि बहुत से पद जो रहेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। अर्थात एक से अधिक पद को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा कि एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। ये आपको बेसिक चीजें जानना जरूरी है बच्चों। अगर बेसिक नहीं आपको पता होगा तो इस प्रश्नावली के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बेसिक आपको बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर कोई जो पद होगा ना, अगर मान लो x है या 2x है, ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, बहुपद होंगे। जो x की पावर होगी, ये जो घात होगी ना, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, तभी ये बहुपद होगा। ठीक है, अगर मान लो कि यही x की पावर 1/2 लिखा जाए, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं x यानी कड़ी में x, या आपको इस तरह से कुछ लिख दिया जाए, मान लो कि यहाँ पर लिखा जाए x की पावर -2। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि माइनस में नहीं होना चाहिए, ये जो घात होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, धनात्मक में होनी चाहिए। ठीक है, जो x की पावर जो होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, धनात्मक में होनी चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। और घात जो होगी वह एक
पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। अगर ये इस तरह से अगर लिखा रहेगा कहीं पर, तो ये हमारे क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे, क्योंकि इनकी घात देख रहे हो एक पूर्ण संख्या के रूप में भी नहीं है, और यहाँ पर देख रहे हो कि इसकी जो घात -2 है, अर्थात ये किसमें है, ऋणात्मक में है। लेकिन हमारा नियम कहता है बहुपद के लिए कि वो जो घात होनी चाहिए किसमें होनी चाहिए, धनात्मक में होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पूरा देखिएगा फिर से। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे जो बहुपद के जो प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, यह 3 तरह के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है, और एक होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और एक होता है प्यारे बच्चों, इसको समझ लीजिए, त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक और होता है प्यारे बच्चों, वो हमारा होता है शून्य बहुपद। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बहुपद के प्रकार हो कितने, 4 शून्य बहुपद। तो अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कि एक रैखिक यानी कि रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है। तो आइए इधर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला जानेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों रैखिक बहुपद में क्या होगा कि जो x की पावर जो होगी, यानी कि ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, तो वो कितना हो, वो हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। हम कह सकते हैं एक घात के बहुपद को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे मैं कहूं यहाँ पर, जैसे x - 2, ठीक है, तो x की पावर कितना है, 1 है। या अगर केवल मैं x लिख दूं तो यहाँ पर भी कितना घात, 1 है। यदि y लिख दिया जाए, ठीक है, तो y की पावर भी कितना है, 1 है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं जिसकी अधिकतम 2 घात हो जिसके बहुपद की, वो हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। जैसे, ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि 2x², ठीक है, या अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5/2x या 7/2x², ठीक है। तो ये हमारे देख रहे हो इसमें जो x की घात वो कितनी अधिकतम 2 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं +1, यहाँ पर लिख दूं +2, ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, आइए त्रिघात बहुपद को जानते हैं। त्रिघात बहुपद, ठीक है, तो त्रिघात बहुपद में प्यारे बच्चे देख रहे हो नाम से स्पष्ट है, त्रिघात मतलब 3 घात के बहुपद। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिसकी 3 घात हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पर x³ + x² + 2 है ना, तो ये यहाँ पर देख रहे हो इसकी अधिकतम कितनी घात है, 3 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब हम एक और समझ लेते हैं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद में प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिसकी घात क्या हो, शून्य हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कोई एक इस तरह से उदाहरण बना करके दे देगा क्वेश्चन, कहेगा बताइए कि ये कौन सा बहुपद है, द्विघात है कि त्रिघात है कि या रैखिक है या फिर शून्य बहुपद। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यदि आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, बाकी मैं आगे का रफ करने वाला हूँ। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब इसमें एक टॉपिक बच गई है प्यारे बच्चों, उसको भी समझ लेते हैं, बहुपद की घात। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि बहुपद की घात कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे बहुपद की घात, बहुपद
की घात। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुपद की घात क्या होती है कि यदि मान लेते हैं कि कोई हमारा एक बहुपद है जो कि px के पद में है, तो इसमें जो भी उदाहरण दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया गया रहेगा, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 1 यानी 2x स्क्वायर प्लस 1, तो कहेगा कि इस बहुपद में बहुपद की घात कितनी होगी। तो इसमें प्यारे बच्चों बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। यानी कि जो x के पावर में जो रहेगा जिसकी अधिकतम घात होगी वही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाती है। तो परिभाषा लिखेंगे कि बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद के अधिकतम घात को अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा है कि बहुपद की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यदि मैं आपको उदाहरण दूं, ठीक है, उदाहरण से जरूर आप बच्चों समझिए, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं 7x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, या फिर मैं और उदाहरण ले रहा हूं, मान लो कि 2/3 x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5। इस तरह से क्वेश्चन में बना दे रहा हूं। यदि आपको दिया जाए करड़ी में 3x स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से उदाहरण बना करके दिया जाए तो कहे कि इस बहुपद में आप बताओ कि बहुपद की घात कितनी है। तो मैंने परिभाषा में क्या बताया है कि बहुपद की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो इस बहुपद में आप देखो कि इसकी अधिकतम घात कितनी है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है प्यारे बच्चों, 2 है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कहा जाए कि इस बहुपद में बताओ बहुपद की घात कितनी है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि x के पद में या जो भी जिस पद में दिया जाए, देखेंगे कि बहुपद की जो सबसे अधिकतम घात होगी वही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 2 है, तो जो 3 है वो 2 से क्या है, बड़ा है, तो अधिकतम घात यही हमारा 3 होगा। तो यहाँ पर बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपसे पूछेगा कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बहुपद की घात कितनी है, तो 2 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि घात बराबर, यानी बहुपद की घात बराबर कितना, 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि प्यारे बच्चों आपसे केवल x लिख दिया जाए या y या z कुछ भी लिख दिया जाए चर पद में, तो कहेगा इसकी अधिकतम घात कितनी होगी। तो इसके ऊपर कोई घात नहीं रहती तो हम 1 मानते हैं, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये बहुपद की घात कहलाती है। यदि प्यारे बच्चों आपसे एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से दे दिया जाए, मान लो लिख दिया गया 5x के पावर 0 या कड़ी में 7x के पावर 0, या केवल ये लिख दिया जाए, ऐसे ही मान लो 2 लिख दिया गया, तो इसमें बताओ कि बहुपद की घात कितनी होगी। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है, यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे हो, हमने कहा कि ऐसे बहुपद जिसकी घात 0 होती है वो हमारा क्या कहलाता है, वो शून्य बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी घात देखो, ये हमारा शून्य बहुपद तीनों है, इसकी घात कितनी है, 0 है, इसकी घात कितनी है, 0 है, इसकी घात कितनी है, 0 है। तो ये हमारे शून्य बहुपद की घात के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको इसके लिए शॉर्ट लेना तो ले लीजिए। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रश्नावली 2.1 और इस प्रश्नावली में केवल एक ही क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, और इसका एक उदाहरण है, इसको बताऊंगा, आप उदाहरण स्वयं कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि ये x और y के पद में ग्राफ दिया गया है। और यहाँ पर ग्राफ ये हमारा ऊपर वाला y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, और इसके जस्ट विपरीत में ये y डैश है, तो x अक्ष के विपरीत में x डैश है। और इनका मूल बिंदु क्या है, वो है, और इस मूल बिंदु पर जो निर्देशांक के मान होते हैं वो 0,0 होते हैं। यहाँ पर भी इनके मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0,
यहाँ पर भी 0,0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर भी मूल बिंदु इसका 0 है और इसका निर्देशांक 0,0, यहाँ पर भी इसका निर्देशांक 0,0 और यहाँ पर भी इसका निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 ग्राफ दिए गए हैं प्रश्न में। इन ग्राफ को देख करके हमें क्या बताना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। किस पर, px के पद में। ठीक है, यानी कि जो x अक्ष पर जो कटान बिंदु है ना इन ग्राफों द्वारा, ठीक है, यानी जो ये ग्राफ गए हैं ना, जो x अक्ष पर जितनी जगह काटेंगे वही उसकी क्या होती है, शून्यकों की संख्या होती है। तो आइए हम लोग पहला ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे देख रहे हो, ये हमारे x अक्ष है और ये y अक्ष है। और प्रश्न में कहा गया कि x अक्ष पर जो कटान बिंदु होंगे वही हमारा क्या होता है, शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ग्राफ है ना, ये यहाँ पर क्या है, x अक्ष पर नहीं काट रहा है बल्कि कहाँ पे काट रहा है, y अक्ष पर। तो हमें कहाँ चाहिए, x अक्ष पर। तो इसलिए ये अक्ष x अक्ष पर कहीं पर नहीं काट रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, या हम क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो दूसरे वाले ग्राफ में, तो यहाँ पर देख रहे हो x अक्ष पर एक जगह काट रहा है, ये तो हमारा y अक्ष है, y डैश। ठीक है, लेकिन कहाँ पे काटना चाहिए, एक पर, यानी x पर काटना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ केवल x अक्ष पर एक जगह काट रहा है, तो इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ग्राफ देखिए। तो तीसरे वाले ग्राफ में देख रहे हैं कि ये वाला जो ग्राफ है ना, ये x अक्ष पर 3 जगह काट रहा है ना, 3 जगह काट रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में देखो यहाँ पर 2 जगह x अक्ष पर 2 जगह कटान बिंदु है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस ग्राफ में इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर पांचवें वाले ग्राफ में देखो, तो x अक्ष पर कटान बिंदु कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर x अक्ष पर कितने कटान बिंदु है, 4 हैं। तो इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो ये इस ग्राफ का आंसर होगा 4। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कटान बिंदु कितना है, 1 2 3। तो यहाँ पर कटान बिंदु क्या है इस ग्राफ में, कितने x अक्ष पर 3 है। तो इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी टॉपिक है, यानी जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है 1 शॉट में।